ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ ना, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग लास्ट क्लास में नवंबर 2020 वाला पेपर कर रहे थे ना, नवंबर 2022 20। तो यहाँ तक हमने किया था 47 तक, ये है ना। सो ये भी हो गया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 48। ठीक है जी। तो है ना, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2020 का, है ना, पार्ट सी, यूनिट 4 के क्वेश्चंस। चलिए, तो इसमें जो है अभी लास्ट क्लास में हमने 43 से स्टार्ट हुआ था ना ये। तो क्वेश्चन 43 से क्वेश्चन 47 ये लास्ट क्लास में हुआ था। आज देखते हैं 48 से कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, जो बचेगा वो फिर कल होगा। तो चलिए देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि x1 x2 भी IID रैंडम वेरिएबल विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन जीरो थीटा, h नॉट है थीटा वन थीटा टू, सिंपल वर्सेस सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हैव साइज लेस देन इक्वल टू 0.5 एंड पावर मोर देन इक्वल टू दिस। ये आसान क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। तो हर ऑप्शन में पावर और साइज निकालना और देखना है कौन सेटिस्फाई कर रहा है। बताइए चेक करके।
आया कि नहीं भाई? आंसर आ गया? तो ये डाउट बताना है फोर्थ। तुम्हें डाउट किसी को पूछना है कि समझ आ रहा है क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना? बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है साइज और पावर के आपको, और कुछ नहीं है। सिंपल कि साइज का फॉर्मूला क्या है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। उससे आ जाए, सिंपल वर्सेस सिंपल है। तो अच्छा, इसमें जो है ये देखो 49 ये CDF बेस्ड हैं, तो यहाँ पे क्या होगा इसका बताइए, देखिए।
बताओ भाई अंकित, हो जाएगा ये कि बताऊं? देखिए इसका आइडिया है, चेक करो। ट्राई करो, या तो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो पूछो, ये चीज़ है ना। थर्ड सही है बट फर्स्ट या सेकंड में ऑप्शन लगा दिया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थर्ड तो मिनिमम का लिखा है, वो तो सही है, तो होगा सही। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, देखिए एक्स वाई रैंडम वेरिएबल जिसका सी डी एफ है ना, और बता रखा है एफ कॉन्टिन्यूस है, तो आपको पता होगा कि सी डी एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, है ना। सी डी एफ अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एक्स इज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो एक्स तो आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो गया, और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो सी डी एफ, मतलब कहने का मतलब ये, अगर मैं ऐसे लिखूँ दूसरे तरीके से, तो ये राइट कॉन्टिन्यूस भी है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, छोरे एफ इज राइट कॉन्टिन्यूस एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस बोथ। सी डी एफ होने का 4 कंडीशन है ना, कि इन्फिनिटी रखने पे 1 आना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी पे 0 आना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग होने के चाहिए, राइट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो चूंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो राइट कॉन्टिन्यूस भी है एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी है ना, राइट एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूस भी है। तो ये एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स भी राइट कॉन्टिन्यूस लेफ्ट कॉन्टिन्यूस दोनों होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन आर, मान लो लिख दूं मैं कॉन्टिन्यूस है ना, तो ये भी होगा। दिक्कत होता कहाँ है, दिक्कत है जी के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो मान लो जी डिस्क्रीट है, लेट से कि जी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या सीडीएफ ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, कि लेट से जी इज अ सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो जी एक्स राइट कॉन्टिन्यूस होगा, जी एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूस, बट जी ऑफ माइनस एक्स इज नॉट राइट कॉन्टिन्यूस, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो इस चक्कर में ये g ऑफ माइनस एक्स जरूरी नहीं है सी डी एफ होगा, सो दिस इज नॉट राइट कॉन्टिन्यूस, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो राइट में सी डी एफ बनाएगा नहीं। तो इसलिए दिक्कत कहाँ होगी, पहले तो आपको 4 कंडीशन चेक करना है सी डी एफ होने के लिए, है ना, कि मान लो एफ सी डी एफ है तो प्लस इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट कॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिक्रीजिंग। तो आप ये चारों ऑप्शन में चेक करो क्या है, तो जैसे इसमें ये तो ऐसे आउट हो जाएगा क्योंकि x को इन्फिनिटी रखने पे 1 नहीं आएगी, तो पहला कंडीशन फेल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, f माइनस एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें बस ये चेक कर लो कि इन्फिनिटी रखने पे 1 आ रही है, माइनस इन्फिनिटी रखने पे 0 आ रही है, मैं b की बात कर रहा हूँ, एंड राइट कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये राइट कॉन्टिन्यूस है, ये भी राइट कॉन्टिन्यूस, पूरा फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूस है। नॉन डिक्रीजिंग, तो नॉन डिक्रीजिंग चेक करने के लिए क्या करोगे कि जस्ट आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो चाहो तो, लेकिन डिफ्रेंशिएट जनरली तब होता है जब कॉन्टिन्यूस होता है ना, तो यहाँ पे सिंपल आप प्रॉपर्टी से कर सकते हो। कैसे करोगे, तो इसको ये दिखा दो, यहाँ से मान लो ये कुछ नया फंक्शन है, लेट से अभी मैं इसको h ऑफ x बोल देता हूँ समझने के लिए, तो यू जस्ट प्रूव x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज h ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू h ऑफ x2, और ये प्रूफ हो जाएगा। बी ऑप्शन चेक करो, ये क्या है, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है, तो मैं ये कह रहा हूँ बी, ये बी वाला तो हो जाएगा, हो जाएगा ना, बाकी ये चेक कर लो, इन्फिनिटी रखने पे 1 आ रहा ना, माइनस इन्फिनिटी 0, तो बी ऑप्शन तो ओके है। ए ऑप्शन गलत है क्योंकि g माइनस एक्स इज नॉट नेसेसरली राइट कॉन्टिन्यूस, सो ये तो आपका गलत है, ठीक है, यस, ठीक है ना, तो पहला गलत है। तीसरा प्रोडक्ट है, आपको याद है 2 रैंडम वेरिएबल लोगे मिनिमम तो nth ऑर्डर, हाँ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का सीडीएफ होगा, या मैं बोलूँ कि मैक्सिमम ले लो, लेट से आप नया रैंडम वेरिएबल z ले लो विच इज मैक्सिमम ऑफ x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई का जो सीडीएफ होगा ना वो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट केस में, दिस इज अ पॉसिबल। तो मुझे लगता है 2 एंड 3 सही है, चेक कर लो एक बारी, ओके है 2 एंड 3 देख लो, बाकी पेपर ग्रुप में है, सो मैं एक बार रीसेंड कर देता हूँ फिर से, सो दैट यू कैन सी कि
लास्ट में पेपर भेजा था ना, तो ये था नवंबर 20 का। नवंबर में 2 पेपर हुए थे 20 में, मतलब 2 डिफरेंट डे पे। डाउट नहीं ना इसमें कुछ? पिछले वाले में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, पिछले वाला सिंपल था। ये जो लास्ट क्वेश्चन था, जस्ट आपको साइज निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, और आपको पावर निकालना है, रिजेक्शन रीजन सारे ऑप्शन में है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, और ये सब आसान क्वेश्चंस हैं, तो ये सब आप एग्जाम में कर पाओगे इजीली। देखिए और बताइए इसमें क्या है। ये भी बेसिक रैंडम वेरिएबल का है कि एक्स एन बी आई आई डी रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ओके जी, इसमें कुछ डाउट है? ठीक है। कि एक्स एन आई आई डी रैंडम वेरिएबल 0 वेरिएंस है, कौन सा ट्रू है? सेकंड ऑप्शन बता दीजिए। सी में डाउट है? अच्छा, सेकंड 2 2 में डाउट है। ओके देखिए, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं अगर वैसे देखें हम, सो सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं जी, आस्किंग अबाउट 2। तो 2 में है क्या? अगर मैं समेसन में लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ? ये है -1 की पावर k प्लस 1 एक्स के, या आई लिखूं तो आई में लिख सकता हूँ k फ्रॉम 1 to n, और 1/√n है, राइट? ओके, सो कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो आप इसका, ये क्या आपको दिख रहा है अभी? एक काम करो, इसको आप कुछ नया नाम दे दो, है ना? सो यू नेम इट समथिंग। अभी मान लो y है ना? तो इसका क्या आएगा? एक्सपेक्टेशन ई वाई, या छोड़ो इतना मत करो, सीधा इससे करो आप,
दिस अपॉन रूट n, यही है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये जो क्वांटिटी है इसका मीन कितना आएगा और उसका वेरिएंस कितना आएगा, जो न्यूमरेटर है ये पूछ रहे हैं। तो इसका मीन 0 था, वेरिएंस था, और ये आईआईडी था। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अभी आप लगाइए पहले। मैं ये कह रहा हूँ ये जो क्वांटिटी है -1 की पावर n+1 इंटू xn, तो इन सब का मीन निकालेंगे कितना आएगा 0, और इन सब का वेरिएंस निकालेंगे कितना आएगा n, तो रूट n। तो क्या कहता है, इसका कुछ नया नाम दे दो। तो ये है काइंड ऑफ y माइनस ई वाई अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y। तो यहाँ y मैं कुछ और नेम किया हूँ। सो y आई हैव टेकन दिस थिंग, इसको हटा दो, दिस आई हैव टेकन y। ठीक है, अभी समझ आ रहा है आपको, देखिए यहाँ से। सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालेंगे 0 आएगा, वेरिएंस ऑफ y निकालेंगे n आएगा, हाँ या ना। तो बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, तो ट्रू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके है ये? ठीक है सर। हाँ। सो और कोई डाउट किसी को है तो बताइए। डन। चलिए, तो इनके हिसाब से इन्होंने आंसर बताया 1 2 3, तो ऐसा है, मतलब फोर्थ गलत होगा। ओके तो देखिए जी, तो ये कह रहा है कि इन अ BIBD बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन विथ V ट्रीटमेंट्स, B ब्लॉक्स एंड TZ डिनोट द इफेक्ट ऑफ Jth ट्रीटमेंट, BT डिनोट द इफेक्ट ऑफ Tth ब्लॉक, जहाँ J1 to V है, T1 to B है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो इनमें से कौन सा नेसेसरली ट्रू है? बताइए। तो ये तो BIBD में एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट, एस्टिमेबल का कॉन्सेप्ट है। ट्राई करके देखो क्या आता है।
बताओ भाई अंकित। सो 3 आया आपका, कैसे, क्या प्रॉपर्टी है? तो बीआईबीडी में मतलब पेयर वाइज डिफरेंसेस की मींस कुछ होते हैं जो मतलब कंपाउंड होते हैं but सारे इफेक्ट्स नहीं करते तो फर्स्ट ओके, आपकी आवाज़ शायद क्लियर नहीं, माइक में लगता है थोड़ा कुछ इशू है क्या माइक में, जैसे क्लियर नहीं आ रही है। माइक के पास आकर शायद बोलेंगे तो समझ आएगा। हेलो सुना हाँ रही है इधर सर पेयर वाइज डिफरेंस एस्टिमेबल रहती है अच्छा, तो जो पेयर वाइज डिफरेंस है वो एस्टिमेबल है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेनली जो कॉन्सेप्ट है कि उसके लिए आपको जिन लोग BIBD जिन लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ आपको समझ आएगा क्या है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट एस्टिमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन वेदर लीनियर फंक्शन लाइज इन द रो स्पेस ऑफ अ डिजाइन मैट्रिक्स। सो इसमें सिर्फ पेयर वाइज होगा ना, तो इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे इन अ BIBD ऑल ट्रीटमेंट कॉन्ट्रास्ट आर एस्टिमेबल, द इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर ट्रीटमेंट हैज फुल रैंक V-1। तो this is a key property in BIBD that Ti minus Tj is estimable for I different than J। मतलब ये एक प्रॉपर्टी है उसकी डिज़ाइन, इसकी बैलेंस डिज़ाइन की। तो इसके लिए आपको थ्योरी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जिन लोगों को अगर आइडिया नहीं है, तो जस्ट गो थ्रू थ्योरी, तो वहाँ से आपको समझ आएगा। और इसमें कोइफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे दूसरा वाला क्यों एस्टिमेबल नहीं है, क्योंकि कोइफिशिएंट का सम 0 नहीं है, यहाँ कोइफिशिएंट का सम 0 है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी है कि जो पेयर वाइज डिफरेंस होगा वो एस्टिमेबल होगा। देखिए ये भी क्या है, सपोज दैट x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट IID डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन लैम्डा, जहाँ लैम्डा पॉजिटिव है। सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो बेसिक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है ना, इन्फेरेंस का। अनबायस्ड कंसिस्टेंट मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब UMVUE की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ये जो मिनिमम वेरिएंस लिखा है ना, दे मीन UMVUE, इसका मतलब वही है UMVUE, ये होगा कंसिस्टेंट। तो चेक कीजिए, आसान है ये तो, इन्फेरेंस के क्वेश्चन है।
हो गया कि नहीं, ये मुझे बताना है। बताना है या हो गया, कुछ तो बताओ भाई, मैं सॉल्व करूं या हो गया। 1-3 आ रहा है, क्योंकि सिंपल है ना, अनबायस के लिए एक्सपेक्टेशन निकालो, कंसिस्टेंट के लिए कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी देख लो, एंड देन यूएम यूवी के लिए आपको पता है राव अप्लाई एक्वलाइजेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट है ना। तो क्या 1-3, डन। या पूछना किसी को डाउट,
इनका 1 3 आ रहा है, अब देख लो आंसर ऑफिशियल आपके पास होगा, यू कैन चेक। तो इसमें कह रहा है कि x1 x2 xn नॉर्मल IID 0 सिग्मा स्क्वायर है, और कौन सा सफिशियंट होगा सिग्मा स्क्वायर के लिए। सो व्हिच आर द फॉलोइंग आर सफिशियंट फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो ये सफिशियंट एस्टिमेटर निकालना है, तो यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन थ्योरम या फिर जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ट्राई करके देखो। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा सकते हो। पहला वाला देखो ये तो ट्रू होगा ही, है ना, फर्स्ट इज अ बाय डिफॉल्ट सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर एनी स्टैटिस्टिक, तो ये होगा ही। बाकी देखो ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। सो चारों है ओके। तो पर चेक कर लो ठीक से ना, बस फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाओ एंड देन यू ट्राई टू फिट इनटू दिस। उसमें ये होता है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन को, जो लाइक्लीहुड फंक्शन है, यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, हालांकि यहाँ सिग्मा है, तो तुम चाहो तो सिग्मा स्क्वायर लिख लो। तो यू ट्राई टू राइट h ऑफ x इंटू g1 थीटा t1 g2 थीटा की जगह सिग्मा स्क्वायर ले लो, सिग्मा स्क्वायर t2 एंड एज मेनी वे एज यू कैन राइट, जितने भी तरीके से लिख सकते हो उसके अकॉर्डिंग सफिशिएंट एस्टिमेटर मिलता जाएगा। तो g मान लो g k नंबर ऑफ एंड सिग्मा स्क्वायर t k, तो इन दैट केस t जो होगा t1 t2 tk, है ना, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब k डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे लिखते हो उसके अकॉर्डिंग, स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर। तो ये अप्रोच है इसका, फैक्टराइजेशन थ्योरम। चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। So next है consider a Markov chain on a finite space S and suppose the transition probability matrix P says that the transpose of P is also a stochastic matrix। तो stochastic matrix क्या होता है, जिस जो नॉन नेगेटिव एंट्रीज हो मैट्रिक्स में और ईच रो का सम 1 हो, दैट इज कॉल्ड stochastic मैट्रिक्स। तो मतलब P और P ट्रांसपोज दोनों stochastic मैट्रिक्स है। ये जो TPM होता है ना, ये भी stochastic मैट्रिक्स होता है। तो मतलब यहाँ P एंड P ट्रांसपोज बोथ आर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स को बोलते डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आगे बताइए क्या होगा। सो P इज अ डबली स्टोकेस्टिक, देन आपको पूछ रहा है क्या नेसेसरली ट्रू है, डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स में क्या ट्रू होगा। नाउ यू थिंक एंड टेल, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट।
ओके भाई, क्या 3 आया? ओनली 3? चेक करो. So all have the same period. Chain admits at most one stationary distribution. All states are recurrent. At least one state has period 1. तो ये काउंटर एग्जाम्पल बना बना के आप चाहो तो ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शंस को. ये है ये डब्ल्यू स्टोकेस्टिक. कोई एग्जाम्पल ले लो एक डब्ल्यू स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स का एंड उसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाओ एंड देखो क्या होता है ना. तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस 3-4 एग्जाम्पल हो गए, ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे गलत वाले. तो जैसे ये बता रहे हैं 3 सही है. अब किसी को दिक्कत है तो बताओ, मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं दिक्कत है तो अच्छा है. Consider a population which is distributed according to f theta. Consider a population which is distributed according to f theta x, where f theta depends on unknown parameter theta and denotes either a PMF or PDF. Consider a random sample x1, x2, xn from population. X bar denote the corresponding sample mean. Among the following, identify those cases for which x bar has the minimum variance unbiased estimator. Okay, for which x bar is the UMVU. पूछ रहा है ये 4 केसेस हैं, इन चारों में कौन से केस में x बार UMVUE होगी. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि किस केस में x बार इज द UMVUE. बता पाएंगे? देखिए. सो कौन सा, मतलब सिंपल है ना, ये PDF है तो जैसे पहला एक्सपोनेंशियल काइंड है ना, ये प्रोपोर्शनल है तो इक्वलिटी बनाओगे टू मेक इट PDF, है ना. तो कहने का मतलब ये पहले में PDF है सम कांस्टेंट टाइम e की पावर माइनस थीटा एक्स. तो यू माइट बी नोइंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसको इंटीग्रेट करके 1 के इक्वल करोगे तो यहाँ थीटा आ जाएगा, है ना. और आई थिंक आप जानते होंगे एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट जानते हो ना. 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली में क्या होता है UMVU का. सो सिंपल हो जाएगा. सो स्टिल एनीवन हैज डाउट यू कैन आस्क. तो सब में ऐसे ही है ना. तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का कॉन्सेप्ट लगा लो. तो इसको ओपन करोगे, यहाँ समेशन xi कौन सा है, UMVUE है ना. तो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर. अब आपको चेक करके बताना है, अगर नहीं हो रहा है तो है ना मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका. UMVUE ना. तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो आएगा 1/θ आ जाएगा. सो एक्सपोनेंशियल फैमिली का कॉन्सेप्ट लगाओगे, समेशन xi कंप्लीट सफिशिएंट होगा, बट वो अनबायस्ड नहीं है क्योंकि ये 1/θ हो जाएगा. तो पहला आउट हो गया. दूसरे में खोलोगे a + b होल स्क्वायर. यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली टू गेट द कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर एंड देन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर इज UMVUE. तो उससे हो जाएगा. तो यहाँ से देख लो, अभी भी ट्राई करके जैसे बता रहे हैं ये 2, 3, 4 सही है. तो अगर किसी को अभी भी डाउट है आई कैन हेल्प. एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट पता है ना कि इफ यू कैन राइट PDF एज EXP ऑफ सम AX प्लस Bθ प्लस Cθ इनटू HX, देन जो T होगा विच इज समेशन HXI. दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक. And further you find a function of t that is unbiased estimator of theta, then gt is UMVUE of theta. ठीक है. तो ये एक प्रोसेस है. दिस इज कॉल्ड लेमान-सेफी थ्योरम. बाकी लोग चेक करो, कहीं कंफ्यूजन हो पूछो. आंसर मुझे पता नहीं है, जो बच्चे बता रहे हैं वो मैं टिक कर रहा हूँ. सिंपल है ना. आंसर की आपके पास होगा, यू चेक. डाउट है यू आस्क. ये है. देखिए जी. सो यहाँ पेयर्ड ऑब्जर्वेशन रैंडम सैंपल साइज n का दे रखा है आपको एंड EX μ1 μ2 है ना, सिग्मा स्क्वायर इक्वल है, कोरिलेशन रो है. ऑल पैरामीटर बाइवेरिएट नॉर्मल्स है, मतलब एक डेटा है फ्रॉम बाइवेरिएट नॉर्मल विद दिस पैरामीटर्स. ओके. ऑल 4 पैरामीटर्स आर अननोन. तो आपको SXX SXY SYY दिया है. तो MLE कौन सा होगा रो का. तो सिंपल फॉर्मूला है. तो
रो का एमएलई क्या होगा, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां सिग्मा स्क्वायर इक्वल है। इफ यू सी यहाँ एक्स वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, लेकिन दोनों इक्वल है। तो ये सिग्मा स्क्वायर रो ऐसा है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एमएलई ऑफ रो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, सैंपल कोरिलेशन को देखो क्या होगा कोरिलेशन। सो होगा या सॉल्व करें भाई।
कर दीजिए, नेक्स्ट हो जाएगा। हम्म। अच्छा नहीं आ रहा है, ये तो सिंपल है, मतलब इसमें कुछ प्रूफ करने में टाइम लगेगा। जब डायरेक्टली आप एक रिजल्ट है, जैसे मान लो आपको पूछा जाए कि म्यू वन का एमएलई क्या होता है, ये तो मल्टीवेरिएट में भी टॉपिक आ जाता है, मल्टीवेरिएट में भी रिजल्ट है ना, कि जैसे आपसे पूछा जाता है, चलो मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एमएलई ऑफ म्यू वन, ये तो बता पाओगे म्यू वन का एमएलई कितना आएगा? एक्स बार। एक्स बार है एक ना। बार हाँ, एमएलई ऑफ म्यू टू कितना आएगा? वाई बार। अच्छा, एमएलई ऑफ सिग्मा, अच्छा यहाँ दोनों इक्वल ही है, तो सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालोगे? बोलो। और फिर आपको एमएलई चाहिए, यू नीड एमएलई ऑफ रो। सो रो के लिए सैंपल कोरिलेशन का फॉर्मूला इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है ना कि दोनों का वेरिएंस इक्वल है ना, तो वेरिएंस इक्वल है, तो कोवेरिएंस, सैंपल कोवेरिएंस जानते हो, कोवेरिएंस उससे आ जाएगा फिर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, यही ना। तो दोनों का एस स्क्वायर तो अलग अलग होगा, तो पुल्ड वेरिएंस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पुल्ड वेरिएंस क्या होगा? हम्म, हाफ एस एक्स, 1 माइनस 1 पाई माइनस 1 एस एक्स प्लस एस एक्स इस वाई है। ओके। जैसे एन वन एन टू मतलब ना, एन वन एस वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एन टू, ये होता था ना पुल्ड सैंपल पुल वेरिएंस। तो यहाँ पे तो इक्वल है, तो दोनों का हमें पुल्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस तो इक्वल कर दिया ना। और एमएलई ऐसे निकालते कैसे हैं कि सिंपली लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे, तो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ लेंदी नहीं होगा, मतलब ये सिंपल एक रिजल्ट है, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये एक रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी लिख सकते हैं, काइंड ऑफ थ्योरम हो जाएगा कि कैसे प्रूव करना है। सो इसका प्रूफ लिखा जा सकता है कि यू फाइंड राइट द एमएलई एंड देन यू मैक्सिमाइज इट फॉर सिग्मा, क्या होगा ताकि ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें सारे पैरामीटर अननोन है, तो पहले सबके लिए एमएलई निकालना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल ये रिजल्ट है, अगर मैं लिखूं कि है ना सिंपल कोरिलेशन कोइफिशिएंट, सैंपल कोरिलेशन कोइफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, ये रो है ना, सैंपल कोरिलेशन कोइफिशिएंट, इसका फॉर्मूला इनमें से कौन सा है, कौन सा होगा जी? क्योंकि तो वैसे तो ये होता है जनरली सिग्मा वन सिग्मा टू जब डिफरेंट होता है तो ये रहता है जनरली, है ना। तो देखो लेकिन यहाँ पे मेन चक्कर थोड़ा डिफरेंट ना, अगर सिग्मा वन सिग्मा टू डिफरेंट होता तो आंसर इजीली वो आ जाता ना, पहले वाला आ जाता उस तरह से। एंड मीन तो यहाँ म्यू वन म्यू टू है, बट यहाँ पे चूंकि है ना हमारे पास सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल है, तो एस एक्स वाई एंड टू इसका एवरेज ले लिया है ना, तो ये आ जाएगा।
प्रूफ लिखना चाहोगे तो प्रूफ थोड़ा लेंदी होगा, ये है कि प्रूफ ही लिख सकते हैं, तो डिराइव करके देखना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ जो बनेगा ना, यहाँ तो कि वेरिएंस इक्वल है, इस चक्कर में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये प्रूफ आपको वही लिखना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द लाइक्लीहुड फंक्शन μ1 μ2 सिग्मा, है ना, क्योंकि एक ही सिग्मा मतलब चार, यहाँ चार पैरामीटर है ना, वी हैव 4 पैरामीटर्स, सो सिग्मा स्क्वायर इन रो, आपको ये लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना पड़ेगा, देन यू नो द प्रोसेस कि लाइक्लीहुड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो रो के रिस्पेक्ट में, 0 पुट करो, देखो रो की वैल्यू क्या आएगी, अगर इन बिटवीन μ1 μ2 ये सब आता है तो आप पुट कर सकते हो, तो यहाँ से सॉल्व करके अगर ये सॉल्व करोगे तो 2, जैसे उन्होंने बताया इनका आंसर जो ना, अंकित ने आंसर बताया 3, तो उससे आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ लिखना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू राइट प्रूफ, तो यहाँ से SXY अपॉन SXX प्लस SYY, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा, तो इससे आंसर, हाँ फिर सर डायरेक्ट मतलब ये फंक्शन ऑफ एमिलीज होता है ना, इसमें फिर नहीं कोई फंक्शन ऑफ रो है, वो कोवेरिएंस और वेरिएंस का फंक्शन। अभी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा माइक के पास आकर, पहले ठीक आया था, माइक के पास आकर थोड़ा बोलिए तो क्लियर आएगा शायद। वो जो है वो फंक्शन ऑफ मतलब एमिलीज में होता है ना कि फंक्शन ऑफ मतलब पैरामीटर का जो है उससे निकल आता है, एमिलीज दूसरे का भी निकालना हो तो डायरेक्ट नहीं निकलता है। जैसे रो रो इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस वो डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो उससे भी जो आप देखेंगे, अब ये कहना चाह रहे हैं ना कि रो जो है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना, वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई, ऐसा है, लेकिन चूंकि यहाँ दोनों इक्वल, अगर डिफरेंट होता ना, मान लो सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर डिफरेंट होता तो पहला आंसर सही होता, अगर यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट होता वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई तो आंसर ए सही होता, लेकिन चूंकि इक्वल है इसीलिए आंसर 3 सही है। अब आपकी आवाज़ क्लियर समझ आई नहीं मुझे अभी भी, सो इक्वल है तो आपने बताया ना पूल्ड वेरिएंस निकाल देंगे। हाँ, पुल्ड कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो इससे यहाँ पे SXY अपॉन ये जो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो SXX प्लस SYY अपॉन 2 का काइंड ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि n टाइम दिस जो बताया था ना, NS1 स्क्वायर NS2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2, लेकिन यहाँ n तो इक्वल ही है दोनों में, है ना, तो n इक्वल है तो n तो s है ना, तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो NS स्क्वायर, फिर यहाँ से मतलब NSXX प्लस NSYY अपॉन 2n, तो n कॉमन ले काट दो तो ये आ गया, तो इससे आंसर का आंसर आ गया। हाँ सही कह रहे हैं, वही बात है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, तो SXX SYY और ये 2 नीचे आ गया, ठीक है ना, मतलब पुल्ड सैंपल वेरिएंस आपको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे पुल्ड वेरिएंस यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, अगर डिस्टिंक्ट होता तो ए ऑप्शन सही होता, इक्वल है इसलिए ये एक अप्रोच ये है, दूसरा अप्रोच वही है कि SXY अपॉन यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, तो पुल्ड हमें यूज़ करना पड़ेगा, दोनों इक्वल रहेगा, तो दोनों के अगेंस्ट कॉमन है ना, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा की पावर 4 है, मतलब जस्ट सिग्मा स्क्वायर हो गया, सो कोवेरिएंस XY अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये ना, तो ऐसा हो जाएगा, और सिग्मा स्क्वायर मतलब इसको हम एस्टिमेट करेंगे, तो इससे पुल्ड यूज़ कर लो, पुल्ड मतलब यहाँ पे चूँकि इक्वल है तो एवरेज यूज़ कर लिया, तो यहाँ से सिंपली आपका SXX SYY अपॉन 2 हो गया। जैसे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल भी जब आप निकालते हैं μ1 माइनस μ2 का, तो वहाँ भी 3 केस बनता है कि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों नोन है, अननोन में इक्वल अननोन में डिफरेंट, जब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं μ1 माइनस μ2 का 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल सैंपल के केस में, तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है पुल्ड वेरिएंस वाला, जब दोनों इक्वल है और अननोन है तो वहाँ पे पुल्ड वेरिएंस हम लोग यूज़ करते हैं, सो उस तरीके से जब इक्वल होगा वेरिएंसेस तब।
नेक्स्ट है आपके पास 57। सो a sample of size 10 is selected from a random sample of a lot containing 20 items of a manufactured product. Suppose that total number of defective D in the lots is unknown. X be the number of defective in the sample we wish to test. D is equal to 7 against D more than 7. Consider a test. आपको rejection reason दे रखा है K where K is determined in such that. तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है K निकालने के लिए condition. Which of the following are true? Test is UMP test. Of its size, power function of test is increasing in D, the power function of test is decreasing in D, and the test is unbiased. ट्राई कीजिए, या तो ऐसे इतना ना, अभी कितना किया हमने सॉल्व, इसको आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. तो कल कंप्लीट हो जाएगा ना, 60 क्वेश्चन ही होगा इसमें, तो 57, 58, 59, 60, 60 तक ही होगा. हाँ, तो 4 बचे हैं, 4 कल करते हैं. अभी थोड़ा मुझे डिनर करना है, तो अभी क्या करता हूँ, क्योंकि 9 बजे दूसरी क्लास है. तो इसको अभी देखो, इसमें बता देता हूँ. कल हमने डिस्कस किया था, कल 43 to 47 डिस्कस हुआ था. अभी 48 to 56 डिस्कस किया है. कल 57 to 60 डिस्कस करेंगे. तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, देखो भाई. सो ये वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा. तो कल हमने किया था इस पेपर का 43 to 48, मतलब कल मतलब लास्ट क्लास जो हुई थी परसों. फिर आज हमने ये डिस्कस किया है. बाकी मैं फिर से वही कहूँगा कि PYQ बैठ के 10 साल के पेपर को 10 बार सॉल्व करो. बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, है ना. पहली बार सबसे मुश्किल होगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी ज़्यादा बार रिपीट करोगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी कॉन्सेप्ट में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में भी आपको, है ना. सो अभी एग्जाम के कितने दिन बचे हैं? आज तो 15 है, 16, 17, 18, 2 दिन है. 2 दिन में बैठे कम से कम 2-3 पेपर तो सॉल्व कर ही लो. अब ये है. और अगर हो 6 महीने बचे हैं तो इस 6 महीने में कोशिश करना पिछले 10 साल के पेपर कम से कम 10 बार सॉल्व करो. और उसमें देखो क्या क्या नहीं आता है, जो नहीं आता उसको इम्प्रूव करो. इतने हेल्प टूल्स हैं आजकल, गूगल, यूट्यूब, ChatGPT, कोचिंग, फ्रेंड, टीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं. कहीं से हेल्प लो, सीखो और एग्ज़ाम निकालो, है ना. मुश्किल नहीं है, जो लोग निकालते हैं वो आपके जैसे ही होते हैं. सो इसको कल कंटिन्यू करेंगे. कल इसको मैं कंप्लीट करूँगा इस पेपर को. ठीक है, बाकी आप ट्राई करके आओ, आप तो घर पे बैठे कर ही सकते हो, तो इसको कंप्लीट करो. तो अभी हमने यहाँ से 57, 58, ये वाला 59 एंड 60 ये हम कल डिस्कस करेंगे. तो ये ख़त्म हो जाएगा, है ना. बेसिक प्रोबेबिलिटी का है ये 60 वाला. दैट्स ऑल. ठीक है, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं. थैंक यू, कल मिलेंगे.